This conference will now be recorded. Cool. तो हाँ, तो this says कि update students set average percentage is equal to 98.4 where name is equal to John, right? And अब इसमें क्या दिक्कत है कि अब मेरे पास इस क्लास में I have two Johns, तो वो किसको अपडेट करेगा? कोई कोई सोच सकता है इसके ऊपर? हाँ, जॉन का स्पेलिंग में स्मॉल जे है और इधर नेम में बड़ा दोनों जे, तो हमको नहीं लगता किसी को भी अपडेट करेगा। अपर केस लोअर केस का कोई मैटर होता है क्या? इसमें क्या है कि MySQL is case insensitive, ठीक है? तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि अच्छा। कैपिटल स्मॉल जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसे एवरेज परसेंटेज में यहाँ पे अंडरस्कोर है, यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है, तो ये दिस डेटा इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस। डू नॉट टेक इट लिटरली, लाइक मतलब ये बस दिखाने के लिए है कि नेम का एंड कैपिटल एंड एवरेज परसेंटेज के बीच में स्पेस है। आइडियली कॉलम के नाम में आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कहीं स्पेस जाता है बीच में, है ना? तो इसमें अंडरस्कोर रिप्रेजेंट्स स्पेस और है। तो मतलब बेसिक वही है कि जॉन यहाँ पे दो ही है कि एक आई वांट टू अपडेट दिस जॉन, बट कौन सा जॉन? दो जॉन है क्योंकि मेरे पास, है ना? इसमें यूनिक ईमेल आईडी यूज, हाँ यूनिक ईमेल हाँ आईडी उसको करके। हाँ मतलब यूनिक ईमेल आईडी मेरे पास है, बट इसमें से कौन सा जॉन मुझे अपडेट करना है? तो विशाल से कि दोनों को करेगा, करेक्ट? तो वो क्या करेगा कि बिकॉज आई सेट कि अपडेट स्टूडेंट सेट एवरेज परसेंटेज इज इक्वल टू 98.4 अगर नेम इज इक्वल टू जॉन, तो यस विशाल का आंसर एकदम सही है कि वो क्या करेगा, जहां जहां जितने भी पूरे टेबल में जहां जहां उसको जॉन दिख रहे होंगे, एग्जैक्ट मैच कर रहा होगा ये जो जॉन लिखा हुआ है जितने भी गिवन जॉन से, तो वो सभी को अपडेट कर देगा। इट वोंट टेक कि मतलब वो केस सेंसिटिव है या केस इनसेंसिटिव है। और ईमेल एड्रेस वगैरह सबके बारे में हमने कुछ बोला ही नहीं अपने क्वेरी में, है ना? बस हमने बोला कि जॉन की परसेंटेज जाके इतनी कर दो, तो दोनों जॉन की परसेंटेज वो चेंज कर देगा। नाउ हाउ टू डील विद दिस? अब मैं चाहता था कि एक पर्टिकुलर जॉन की ही वो क्या करें, एवरेज परसेंटेज अपडेट करें। तो उसके लिए क्या है कि हमें ना यहाँ पे कुछ एक यूनिक कोई आइडेंटिफायर चाहिए जो इस जॉन को इस दूसरे जॉन से डिफरेंशिएट करता हो, करेक्ट? तो वो यूनिक आइडेंटिफायर हमारे लिए क्या है? तो अभी फिलहाल अगर देखो इस टेबल में, तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है जो इस जॉन को दूसरे जॉन से आइडेंटिफाई करता हो। तो इसलिए क्या किया, अब मैंने यहाँ पे एक नया कॉलम बना दिया एनरोलमेंट नंबर करके। ना दिस डेटा इज यूनिक, है ना? कि मेरे पास डेनियल है, उसका एनरोलमेंट नंबर 101 है, एंड आई एम श्योर कि 101 पे मुझे डेनियल ही मिलेगा। और अब मेरे पास जो दो जॉन थे, मैंने दोनों जॉन को अलग अलग 102 और 104 दे दिया। एंड नाउ आई कैन से कि अगर मुझे इस वाले जॉन को अपडेट करना है, तो आई विल से कि अपडेट स्टूडेंट्स एट एवरेज इज इक्वल टू वही 98.4 वेयर एनरोलमेंट नंबर इज इक्वल टू 104। तो बस मुझे जॉन का एनरोलमेंट नंबर पता होना चाहिए जिस भी जॉन का मुझे डेटा अपडेट करना है, ठीक है ना? तो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं तो एक बार एक काम करते हैं, अपने उस पे चलते हैं 000 वेब हाउस पे, एंड इसमें हमने एक डेटाबेस बनाया था कॉलेज नाम का। एक बार इस पे कुछ ट्राई करते हैं। चलो देख लेते हैं इस कॉलेज के अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं। अगर यहाँ से देखना तो यहाँ से भी देख सकते हैं, शो टेबल्स करके। यहाँ वैसे साइड में आ गया है स्टूडेंट्स टीचर और टेस्ट करके। इसमें बहुत सारी टेबल है, बट हमारे काम की जो है वो यही है जो हमने खुद से बनाई है। बाकी सारी जो टेबल है, and अब एक काम करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके देखते हैं। सर ईमेल भी तो अलग आइडेंटिफायर है ना? करेक्ट, बट मैंने क्वेरी जो लिखी हुई है वहाँ पे, वो जो क्वेरी है नॉन टेबल, एक सेकंड। हाँ, जो जो उसमें मैंने क्वेरी लिख रखी थी, वो क्वेरी जो थी मेरी स्पेसिफिकली उसके लिए थी, नेम के लिए। तो मैंने क्वेरी में कहीं ये नहीं लिखा कि मुझे लाइक इमेजिन योरसेल्फ एज अ टीचर, यू डोंट रिमेम्बर द चाइल्ड बाय जो जो तुम्हारी क्लास में स्टूडेंट है,
तुम्हें उसका नाम पता है, तुम्हें ये पता है कि क्लास में 2 जॉन है, बट उनकी ईमेल आईडी तुम्हें इंस्टेंटली याद नहीं है ना। बट एनरोलमेंट नंबर से तुम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जिसका एनरोलमेंट नंबर ये है या जिसका एनरोलमेंट नंबर वो है, ऐसे करके। बट ईमेल एड्रेस मतलब ठीक है, तुम बोल सकते हो कि ईमेल एड्रेस यूनिक है, बट लेट्स से कि स्टूडेंट्स बहुत छोटे हैं एंड दे डोंट हैव देयर ओन ईमेल एड्रेस, और उनके पेरेंट्स का ईमेल एड्रेस वहां पे उस फील्ड पे आ रहा है ना। तो दोनों के पेरेंट्स का ईमेल एड्रेस इट कैन बी सेम, राइट। मतलब लेट्स से दोनों भाई हैं और जुड़वा भाई हैं, तो ऐसा कोई केस बन सकता है जिसमें ईमेल एड्रेस पे, और लाइक मे बी दे आर यूजिंग द सेम ईमेल एड्रेस ऑफ सम अनदर थर्ड पर्सन, तो उस केस में दोनों का ईमेल एड्रेस भी सेम हो जाएगा। ठीक ठीक है ना। तो इसलिए ईमेल को हमने वहाँ ऐसा चूज नहीं किया, मतलब काइंड ऑफ ऐसा कुछ सिनेरियो बस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चाहो तो ईमेल एड्रेस से भी कर सकते हो। बट एक बार अपने स्टूडेंट्स वाले टेबल में देखते हैं कि क्या क्या डेटा है। है ना, तो इस टाइप का कुछ हमारे पास डेटा था जो हमने बोनस क्लास में कुछ बनाया था। एंड यहाँ पे 2 कॉलम थे पूरे नल, इनको डिलीट नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं इस डेटा को। एंड लेट्स से क्लास में हमारे पास अभी कोई भी ऐसा रिपीटिंग नाम वाला स्टूडेंट नहीं है ना। तो एक काम करता हूँ, क्लास में एक और कुशान गुप्ता नाम का मैं क्रिएट कर देता हूँ रो। सो उसके लिए क्वेरी हमारी क्या थी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, और यहाँ पर मुझे सीरियल नंबर देना है पहले, तो सीरियल नंबर अभी तक मैं यहाँ पर 9 वैल्यूज इंसर्ट कर चुका हूँ। एंड अब मुझे कुशान गुप्ता, उसके बाद नेक्स्ट इज माई ईमेल, तो test@, कुछ भी डाल देते हैं। एंड फिर नेक्स्ट इज माई सेमेस्टर, तो लेट्स से सेमेस्टर इज सेकेंड। देन फोन नंबर में कुछ भी मैं रैंडमली टाइप कर देता हूँ। एंड एवरेज परसेंटेज लेट्स से 78.4। ठीक है, इसको रन करते हैं, लेट्स सी कि उसमें डेटा जाता है कि नहीं। आई थिंक चले गए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 2 बच्चे हैं जिनका नाम सेम है, कुशान गुप्ता एंड कुशान गुप्ता। अब आई वांट टू अपडेट दिस वैल्यू जो 78.4 थी। मेरा इंटेंशन ये था, मुझे इस वाले कुशान की अपडेट करनी थी, बट एक कुशान है जिसकी ऑलरेडी 99.1 है एवरेज परसेंटेज। ठीक है। एंड ओके, रुद्र सेज ईमेल लेंदी हो सकता है एंड एनरोलमेंट नंबर इज रेलेवेंट टू यूज। ये मतलब ठीक है, कह सकते हो तुम, एनरोलमेंट नंबर इज रेलेवेंट टू यूज, दैट इज करेक्ट। अब ईमेल छोटा था ना, ठीक है, इस चीज में नहीं चलते। अब नाउ लेट्स से आई से कि अपडेट स्टूडेंट्स सेट एवरेज परसेंटेज is equal to 98.4 where name is equal to कुशान गुप्ता। ठीक है, इसको देखते हैं रन करके। अब नाउ इट सेज 2 rows affected, है ना। तो मतलब कि टेबल में 2 लोग थे मेरे पास जिनका नाम कुशान गुप्ता था, मैंने इसने दोनों को अपडेट कर दिया होगा। ठीक है, कुशान गुप्ता की 98.4 और उस वाले कुशान गुप्ता की भी 98.4, बट आई इंटेंडेड टू फॉर ओनली दिस कुशान गुप्ता, मुझे बस इस कुशान गुप्ता की एवरेज परसेंटेज चेंज करनी थी टू 98.4, बट उसने दोनों की कर दी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए व्हाट वी हैव नाउ हियर कि एक हमारे पास एक यूनिक कॉलम आ गया है जिसका नाम है एनरोलमेंट नंबर। अब जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी सीरियल नंबर कुड हैव बीन यूनिक, उसको हम एनरोलमेंट नंबर की तरह यूज कर सकते थे। बट यहाँ इफ यू सी कि सीरियल नंबर भी किसी रीजन की वजह से यूनिक नहीं रहा, हमारे पास 8 वाली वैल्यू 2 बार आ गई है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, एक बार इसको डिस्क्राइब करके देखते हैं इस टेबल को। डिस्क्राइब करना शायद मैंने बताया था। डिस्क्राइब क्या करता है, टेबल का स्ट्रक्चर बता देता है। जब आपने क्रिएट टेबल करते हुए जो उसमें कॉलम के नाम वगैरह डाले थे, तो ऐसे ही हमारे पास एक इसमें एक और फंक्शन है डिस्क्राइब के। ठीक है, तो इसमें क्या, अब देखो यहाँ पे कुछ अलग अलग इसमें मुझे चीजें यहाँ पे दी हैं।
सीरियल नंबर मेरे पास एक इंटीजर है जो नलेबल है, कोई भी उसमें की नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी नल जाएगी एंड उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हर हर कॉलम के लिए हमने यहाँ पे कुछ भी स्पेशल नहीं किया है, सबके लिए सेम ही काम किया हम लोगों ने। बट समहाउ वी वांट कि जो ये हमारे पास सीरियल नंबर है या फिर एनरोलमेंट नंबर जो भी आएगा हमारे पास, दैट शुड बी यूनिक, है ना। तो वो देखते हैं कि वो कैसे करना है हमें, कि हाउ टू मेक दिस कॉलम यूनिक। कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने कॉलम का नाम दे दिया एंड वी थिंक कि इसमें हम यूनिक वैल्यूज डालेंगे सो वो यूनिक हो जाएगा, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है। बट इंस्टेड वी विल सी कि वो कैसे करते हैं, उसे कैसे अचीव करते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्राइमरी की। ठीक है, सो नाउ अब मैंने क्या किया, जब मैं अपना टेबल बना रहा हूँ स्टूडेंट्स का, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू समथिंग लाइक दिस कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, उसमें एनरोलमेंट नंबर जो मैंने डाला उसका डेटा टाइप मैंने यहाँ डाला, ये int 4 करके, एंड उसके बाद मैंने आई आई रोट समथिंग लाइक दिस प्राइमरी की। ठीक है, और फिर बाकी के मेरे जो फील्ड्स थे वो मैंने एज इट इज डाल दिए। ठीक है ना। तो ये प्राइमरी की क्या करेगा, प्राइमरी की के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि पहला, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो। तो ये आपकी हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा। तो ना व्हाट यू इंटेंडेड टू, कि ये जो मेरा यूनिक बनाएगा एनरोलमेंट नंबर या सीरियल नंबर, वो यूनिक इसी से बनेगा। लाइक to identify that as a unique column you have to make it as a primary key। इसके अलावा भी एक और तरीका है, वही बताऊंगा, बट दोनों में डिफरेंस है कुछ, वो थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट होगा, तो जब वो बताऊंगा तो देन वील डिस्कस कि इसका ऑल्टरनेटिव और उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट पॉइंट इट सेज कि डजंट अलाउ नल वैल्यूज इन दैट कॉलम। ठीक है, अभी तक हम जैसे यहाँ देख रहे थे कि सबके नीचे नल यस 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 लिखा हुआ है, तो दिस इज नॉट, यू नो, अगर सीरियल नंबर मेरा मान लो 3-4 बार नल आ गया, और जैसे पिछले यहाँ पे अगर हम देख रहे थे, जब हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके देखा था, तो उसमें शायद 2 जगह नल वैल्यूज भी थी सीरियल नंबर के अंदर, है ना। तो यहाँ ये सीरियल नंबर 2 नल वैल्यूज भी थी, तो दीज आर नॉट यूनिक वैल्यूज, राइट। नल इज इक्वल टू नल तो है ही, नल 2 बार आ गया है, और दैट इज नॉट यूनिक, है ना। अगर नल मेरा सिर्फ एक बार होता तो मैं कह सकता था कि मेरा वो यूनिक है। मान लो यहाँ पे मेरा 11 लिखा होता है, 12 लिखा होता, तो मैं कह सकता था कि ये जो नल वैल्यू है दैट इज ऑल्सो यूनिक। पूरे टेबल में जितनी भी मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं वो फिर भी यूनिक है। बट नल ही मेरा 2 बार रिपीट हो गया, 8 भी मेरा 2 बार रिपीट हो गया, तो अभी फिलहाल के लिए सीरियल नंबर इसमें यूनिक नहीं है। नाउ टू मेक दैट एज यूनिक वी हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्राइमरी की, है ना। अलाउज ओनली वन प्राइमरी की इन द एंटायर टेबल। तो इसका एक ये छोटा सा कंस्ट्रेंट है कि पूरे टेबल में, लाइक इफ यू हैव मल्टीपल कॉलम्स, कि सीरियल नंबर, नेम आ गया, ईमेल आ गया, सेमेस्टर आ गया, तो मैं चाहूँ तो इसको एक प्राइमरी की बना दूं और इसको एक प्राइमरी की बना दूं, ऐसा नहीं है। if I want to uniquely identify email or if I want to uniquely identify serial number, तो I'll have to choose कि उसमें से किसको मैं प्राइमरी की दूं और दूसरे को मैं प्राइमरी की ना दूं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? अब मतलब एक चौथे पॉइंट पे अभी नहीं जा रहा, अभी पहले तीसरे पॉइंट पे ही हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं और इसमें कुछ वैल्यूज वगैरह अपनी डाल के देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मैं कॉपी कर लेता हूँ, अभी हमारा टेबल स्टूडेंट्स ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसका नाम कुछ और रख देंगे। हम इसकी जगह यूनिक भी तो यूज कर सकते हैं ना। हाँ, तो वो ऑल्टरनेटिव उसका ही है प्राइमरी की का, वो भी बताऊंगा मैं कि यूनिक और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है ना। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स की बजाय यहाँ पे लेट्स से स्टाफ रख देते हैं, एंड थोड़ा सा डिसफिगर्ड हो गया, कॉपी पेस्ट की वजह से आई गेस, वैसे उससे फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सामने इसके प्राइमरी की लिख दिया है, इस एनरोलमेंट नंबर के कॉलम के सामने। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, और अपना अब एक बार इसको डिस्क्राइब करके देखते हैं स्टाफ को। तो नाउ इट सेज कि इट इज नॉट नल, और की के अंदर मेरा यहाँ कुछ प्राई लिखा गया है व्हिच डिनोट्स की इट इज अ प्राइमरी की, है ना। अब क्या है, अब मैं इसमें नल वैल्यूज नहीं डाल सकता, एनरोलमेंट नंबर में एक भी नल वैल्यू नहीं डाल सकता मैं इसमें,
और डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ नल लिखा है बट इट इज नॉट अ नल वैल्यू। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ डिफॉल्ट क्या है, क्योंकि हमने डिफॉल्ट सेट नहीं किया है तो इसलिए ये डिफॉल्ट में यहाँ नल लिखा रहा है। बट डू नॉट कंफ्यूज इट विद कि यहाँ पे नो लिखा और यहाँ पे नल लिखा हुआ है। दिस विल ओवरराइड दिस कि यहाँ पे नल वैल्यू नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती। ठीक है, एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा भी देखेंगे कि कैसे भर सकते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, अपने स्टाफ में कुछ वैल्यू डाल के देखते हैं। तो इंसर्ट इनटू स्टाफ वैल्यूज, और अब लेट्स से I'll insert पहले अपना एनरोलमेंट नंबर पे I'll insert 101, और उसके बाद नेम देना है मुझे, I'll insert पुशान, ईमेल में टेस्ट पुशान, और एवरेज परसेंटेज अब देते हैं कुछ यहाँ पे अपना लेट्स से 12 पॉइंट जो भी आ रहा है। ठीक है, एंड ऐसी एक और कोई वैल्यू कॉपी कर लेते हैं, इसको एडिट कर लेंगे, 3 वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं जॉन, और अब ईमेल एड्रेस भी इसमें सेम ही रहने देते हैं हम लोग। ये जो ईमेल एड्रेस है दोनों के हम सेम रहने देंगे। ठीक है, और एक बार ये चेंज करके देखते हैं अपना। अब इसको रन करते हैं। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज कि क्योंकि मेरा ये यूनिक होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे सेम वैल्यूज एक बार डाल के देखते हैं क्या कहता है। इसे मना कर दिया, कहता है डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर की प्राइमरी, है ना। तो इट मीन्स कि आई हैव टू चेंज दिस। अब मैं एक बार सिर्फ इसको चेंज करके देखता हूँ, इसको रन करते हैं, वो तभी फिर वही सेम ही एरर देगा कि 101 की जो है वो अपने आप को रिपीट कर रही है। तो आई हैव टू अपडेट दिस, है ना। अब इसने क्या किया, सबको चेंज कर दिया। अब एक बार अपना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके देखते हैं। सॉरी, स्टूडेंट्स लिख दिया मैंने शायद। ठीक है ना, मेरे पास यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर 101, 102, 103 आ गए। अब मेरे पास 2 जॉन हो क्लास में, चाहे 4 जॉन हो, इट वोंट मैटर बिकॉज दे आर यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ प्राइमरी की विच इज दिस एनरोलमेंट नंबर, एंड एनरोलमेंट नंबर 102 और 103 सबका अपना अलग अलग है। ठीक है, अब जब मैं अपनी परसेंटेज में अपडेट करना चाहूंगा, मैं कॉपी कर लेता हूँ उसे, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं। राइट, अपडेट करते हैं अपने स्टाफ को ही। set average percentage is equal to 98.4 where enrollment number is equal to let's say 103। उसको अपडेट करते हैं, और अब अपना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके देखते हैं। स्टाफ है उसका नाम। ठीक है ना, अब सिर्फ इसी वाले जॉन का एवरेज परसेंटेज मेरा जो था उसको अपडेट कर पाया मैं। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या कि प्राइमरी की क्या थी और क्या कर रही है? आई होप सिंपल ही है कि इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो, doesn't allow null values in that column, और अलाउज ओनली वन प्राइमरी की इन द एंटायर टेबल। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि नल वैल्यूज कैसे इंसर्ट हो जाती हैं। आप उस कॉलम का नाम स्पेसिफाई मत करो इन द लिस्ट जिसमें आप इंसर्ट कर रहे हो, तो वहां पे उसमें नल वैल्यू चली जाएगी। बट इन इस केस में इफ यू फॉरगेट दिस कॉलम नेम इट विल थ्रो एन एरर अनलेस यू हैवंट स्पेसिफाइड अ ऑटो इंक्रीमेंटल वैल्यू फॉर दैट। ऑटो इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या है वो अगले उसमें देखते हैं स्लाइड में। बट यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है क्या इस पॉइंट नंबर 3 तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एन ऑटो इंक्रीमेंट। तो अभी इसमें क्या है कि मैं एक नया टेबल बना रहा हूँ ग्रोसरी नाम का। अब मैंने इसमें सिर्फ 2 ही आइटम रखे हैं, सॉरी दो कॉलम के नाम रखे हैं, 2 फील्ड्स रखे हैं। पहला फील्ड है मेरा सीरियल नंबर,
दूसरा फील्ड है मेरा आइटम नेम, है ना। अब मेरे पास जो सीरियल नंबर है वो एक इंटीजर टाइप का है, प्राइमरी की है, तो मेरा इंटेंशन यहाँ साफ साफ जा रहा है कि मुझे इस सीरियल नंबर को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, मतलब मैं हर रो को उसके सीरियल नंबर से पहचान पाऊँ। यहाँ पे जैसे कुछ भी आ सकता है, आपका सीरियल नंबर, बैच नंबर, है ना। तो जो भी उस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा जिस भी कॉलम से, उस कॉलम को मैंने प्राइमरी की दे दी है। नाउ अब प्राइमरी की के साथ मैंने एक और चीज लिखी हुई है यहाँ पे, विच इज कॉल्ड ऑटो इंक्रीमेंट। तो ये क्या करता है ऑटो इंक्रीमेंट, लेट्स से कि अगर आप सीरियल नंबर आप नहीं याद रखना चाहते कि लास्ट सीरियल नंबर क्या था, और जैसे मैं यहाँ इंसर्ट कर रहा था जब मैं बार बार, तो मुझे यहाँ याद रखने की जरूरत पड़ रही थी कि मेरे पास लास्ट वाली एंट्री कौन सी थी जो मैंने करी थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 101 था, फिर 102 था, और उसके बाद यहाँ पे 103 था, तो मुझे याद रखना पड़ रहा था कि यहाँ पे 102 के बाद ही 103 आएगा, है ना। तो नेक्स्ट वाली वैल्यू जो मैं डालूंगा मुझे याद करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा इसमें से टेबल में कि लास्ट वैल्यू कौन सी है मेरी, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे 104 डालना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं वो याद नहीं रखना चाहता कि मेरी लास्ट वाली वैल्यू क्या थी इस यूनिक कॉलम के लिए। तो अब मैंने क्या किया, एक नया फील्ड इंट्रोड्यूस कर दिया विच इज कॉल्ड ऑटो इंक्रीमेंट। तो मुझे आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस बीइंग रेप्लिकेटेड, एंड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि ये क्या नंबर दे रहा है। आई जस्ट हैव टू वरी अबाउट कि मेरा इसमें आइटम नेम क्या है। एक बार इसको बना के देखते हैं ये कैसे काम करता है, और उसके बाद एक बार डिस्क्राइब करके देखेंगे इसे। ठीक है, इसको एज इट इज रन कर देता हूँ। ओके, तो हमारा रह गया एक, इसको भी अपडेट भी कर दूंगा मैं, उसके बाद कर दूंगा। ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं अपने ग्रॉसरी वाले टेबल को डिस्क्राइब करके देखते हैं। ठीक है ना, तो इसने क्या किया एक्स्ट्रा में, यहाँ पे इसने एक ऑटो इंक्रीमेंट लिख दिया है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है मेरा इसका टेबल का, अब दिस आइडेंटिफाइज कि मेरे पास सीरियल नंबर प्राइमरी की भी है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने कुछ नहीं दे रखी, और वो ऑटो इंक्रीमेंट होगी। तब मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ आइटम नेम डालना है इसमें। लेट्स से इंसर्ट इनटू ग्रोसरी, और उसके बाद आई जस्ट से कि आई ओनली वांट टू इंसर्ट द आइटम अंडरस्कोर नेम, और उसमें मैं डालता हूँ वैल्यूज। ठीक है, अब वैल्यू में क्या है, शायद मैंने यहाँ पे लिख रखी होंगी, टाइम बच जाएगा अपना, है ना। इंसर्ट इनटू ग्रोसरी आइटम नेम वैल्यूज। अब जैसे मुझे बस यही यही कुछ दो चार वैल्यूज डालनी है उसके अंदर। ठीक, तो इसने 4 रो इंसर्ट कर दी, और अब जब मैं उसे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम करके देखूंगा, तो इसने यहाँ 1 2 3 4 अपने आप रख दिया। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या ऑटो इंक्रीमेंट में? ये 1 से क्यों चालू हुआ बस? 1 से मतलब वो डिफॉल्ट मतलब उसका वो प्रॉपर्टी है कि वो 1 से ही स्टार्ट करेगा, एंड ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आई थिंक कुछ 1 हमारे लिए पढ़ना ज्यादा आसान होता है, तो इसलिए इसमें 1 से स्टार्ट किया। वरना जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें एरे के इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, राइट। बट माइस्क्यूएल एक ऐसा डेटाबेस है जिसको सिर्फ प्रोग्रामर्स यूज नहीं करते, उसको काफी सारे लोग यूज कर सकते हैं हु आर नॉट प्रोग्रामर्स, लाइक डेटा एनालिस्ट वगैरह भी यूज करते हैं उसे। तो दोज गाइज आर नॉट इनटू प्रोग्रामिंग एंड ऑल, तो उनके ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के लिए बाय डिफॉल्ट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, बट उसको अभी क्लास के स्कोप में नहीं रखते कि वो डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करे अपना ऑटो इंक्रीमेंट वाला कॉलम। उसके बाद में देखते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू उसकी कहाँ से स्टार्ट होनी है, डिफॉल्ट इंडेक्स उसको कैसे स्टार्ट करना है। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो डिफॉल्ट वैल्यू अपनी 1 से स्टार्ट कर रहा है, जो जो भी नंबर होगा अपना। हाँ हाँ, एक ये था, अपन जब टेबल डिस्क्राइब करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा जो आता है, तो एक्स्ट्रा में और क्या क्या आता है, जैसा ऑटो इंक्रीमेंट आया है वैसा? एक्स्ट्रा में फिलहाल के लिए ऑटो इंक्रीमेंट ही देख लेते हैं। मैं नहीं डालना चाहता उसमें क्योंकि फिर उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा, एंड
और ठीक बिगिनर्स के लिए मतलब इट्स नॉट कन्वीनियंट कि वो सारी चीजें इसमें है। मैं क्लास के बाद डिस्कस करता हूँ सब चीज़ों को अलग से कि एक्स्ट्रा में क्या क्या डाल सकता हूँ मैं, बट नहीं डिस्कस नहीं करते उसको अभी, रहने देते हैं। ठीक है। ठीक है हाँ ठीक है। सर ये जो ऑटो इंक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये तो फिर तभी लगेगा ना जब जो प्राइमरी की है उसका डेटा टाइप इंट हो। करेक्ट करेक्ट। अगर मैं सोचूं कि मैं var char पे ऑटो इंक्रीमेंट डाल दूं, आई थिंक ऑटो इंक्रीमेंट शायद से और चीजों पे काम कर जाना चाहिए, जैसे काइंड ऑफ आई थिंक डेट पे भी काम कर जाना चाहिए, डेट या टाइम पे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मेरी वॉइस इज नॉट क्लियर टू समबडी। मेरी आवाज साफ नहीं है क्या? क्लियर है सर। ठीक है। स्तुति, आई थिंक आपका इंटरनेट का कुछ इशू हो सकता है। देखते हैं, मतलब अगर थोड़ी देर देखते हैं कि अगर आवाज क्लियर नहीं होती तो आई डू समथिंग। हाँ, तो ऑटो इंक्रीमेंट एज आई वाज सेइंग कि इट इज इम्प्लीमेंटेड ओनली ओवर कीज। सबसे पहला तो है ना कि मैंने इसमें नेक्स्ट उसमें यहाँ लिख रखा है कि कैन ओनली बी अप्लाइड टू कॉलम विच इज डिफाइंड एज अ की एंड कैन ओनली बी अप्लाइड टू वन कॉलम इन द एंटायर टेबल। ऑटो इंक्रीमेंट जहां तक मुझे लगता है कि शायद वो टाइम और उस पर भी जाता है, क्या कहते हैं, डेट पे। वेरीफाई कर लेंगे, आई एम नॉट श्योर, उसको काफी टाइम हो गया इस चीज को देखे हुए मुझे। बट जहां तक याद है कि एनीथिंग विच कैन बी ऑटो इंक्रीमेंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इट इज ट्रू कि ऑटो इंक्रीमेंट उस पर काम कर जाएगा। बट इसके ऊपर एक ये वाला कंस्ट्रेंट जरूर है कि दैट इट कैन बी ओनली अप्लाइड टू अ कॉलम विच इज डिफाइंड एज अ की। ठीक है। अब की से मतलब वही था कि प्राइमरी की हो गया, है ना, या फिर हमारा और जैसे इसके प्राइमरी की के अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं, फॉरेन की हो गया या फिर सुपर की हो गया, तो वो सब नहीं है अपने स्कोप में। तो सिंपली रखेंगे कि ऑटो इंक्रीमेंट कैन बी अप्लाइड टू थिंग्स व्हिच कैन इन टर्म्स ऑफ human format, which can be auto incremented and just like numbers or date or something। date और something का मुझे clear नहीं है, मतलब आइडिया नहीं है, I'm not sure about that, but yes about numbers I'm sure कि it will auto increment and this can only be applied to one column in the entire table। तो जैसे प्राइमरी की के ऊपर कंस्ट्रेंट था पीछे, यहाँ पे मैंने चौथा पॉइंट अभी डिस्कस नहीं किया कि ईच प्राइमरी की कैन बी सिंगल कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स। इस वाले इसको टॉपिक को मैं भी नहीं छेड़ रहा हूँ, यू कैन एक्सप्लोर दिस आफ्टर द क्लास। कि बट यस, पॉइंट इज कि प्राइमरी की पूरे टेबल में एक हो सकती है एंड प्राइमरी की इज नॉट इक्विवेलेंट टू अ कॉलम। ये थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी की जो है एक कॉलम पे लगता है या फिर ग्रुप ऑफ कॉलम्स पे लग सकता है। जब वो ग्रुप ऑफ कॉलम्स पे लगेगा तो देन इट विल एक्ट एज अ कॉम्पोजिट की या फिर कंपाउंड की भी बोलते हैं काफी लोगों से। तो बट कॉन्सेप्ट वही है कि you have to specify one primary key for the entire table and that primary key can have a single column or have a group of columns। like जैसे दो कॉलम मिलके यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं मेरी एक रो को, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। बट प्राइमरी की एक ही रहेगी और ऐसे ही ऑटो इंक्रीमेंट भी मेरा एक ही रहेगा, कैन ओनली बी अप्लाइड टू वन कॉलम इन द एंटायर टेबल। ठीक है। अगर आप मतलब ऐसा कुछ क्रिएट करने की अगर हम कोशिश करेंगे कि जैसे लेट्स से ऐसा कुछ लिखते हैं, क्रिएट टेबल टेस्ट, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ ये ऑटो इंक्रीमेंट में प्राइमरी का की का फंक्शन मुझे ये समझा कि एक पूरी एंटायर रो में एक यूनिक डेटा पॉइंट हमें क्रिएट करना है और या बनाना है। कंपोजिट का जो आप बात करते हो, ग्रुप ऑफ कॉलम्स को लेके हम लोग यूनिक बना सकते हैं या फिर हम लोग पहले से यूनिक डेटा बनाए, तो वो प्राइमरी की से अपन उसको डिफाइन करके यूनिक कर रहे हैं। हाँ, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट जब भी लगेगा। हाँ, तो एक मैनुअल यूनिक बना रहे जिसमें अपन नंबर डाल रहे हैं खुद 1 2 3, और ऑटो इंक्रीमेंट से वो जो यूनिक बनाने का काम है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। करेक्ट करेक्ट, एकदम सही है। तो व्हाई इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली प्राइमरी की, क्योंकि और दूसरे कॉलम में अगर मेरे पास इंटीजर का कोई डेटा है और जो मुझे इंक्रीमेंटल फॉर्म में चाहिए, तो उस पे भी अगर ऑटो करेक्ट इज वन ऑफ द फंक्शन टू, मतलब कोई नंबर को। इसका आंसर ये है कि ऑटो इंक्रीमेंट लेट्स से अगर मैंने उस कॉलम पे लगा दिया जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता एक डेटाबेस को, ठीक है, तो वो डेटा क्या है, अगर मैं उसमें ऑटो इंक्रीमेंट लगाता हूँ लेट्स से, अब यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए दैट डेटा शुड नॉट रिपीट इटसेल्फ।
इफ दैट डेटा रिपीट इटसेल्फ और मैं ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा रखा है, तो मतलब टेबल में वही रिडंडेंट डेटा आ जाएगा। ठीक है, प्राइमरी की और ये सॉरी ऑटो इंक्रीमेंट इन सब चीजों का फायदा ही ये था कि वी जस्ट वांट टू रिड्यूस द रिडंडेंसी। अब लेट्स से मेरे पास प्राइमरी की नहीं है वहां पे एंड मेरा डेटा कुछ ऐसा है 1 2, फिर उसके बाद फिर से 1, और नाउ आई से कि आई एम अज्यूमिंग कि इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट वाला डेटा भी 2 हो जाए अपने आप से, तो डेटा नाउ बिकम्स 1 2 1 2। बट इंटेंशन क्या था हमारा 1 2 3 4 5 ऐसे करने का, राइट? Okay. राइट, मतलब हम्म सिंपल वही कॉन्सेप्ट है इसका कि ऑटो इंक्रीमेंट आपको रिडंडेंसी से बचाने के लिए, मतलब टू हैव अ डुप्लीकेट डेटा, उससे बचाने के लिए हम लोग देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑटो इंक्रीमेंट वेयर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि उसमें क्या डेटा जा रहा है। अगर वो प्राइमरी की नहीं है तो आप उसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो विच कैन रिपीट इटसेल्फ, और अगर वो अपने आप को रिपीट कर सकता है तो ऑटो इंक्रीमेंट रिडंडेंट डेटा क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हम जब भी मतलब एक एक कॉन्सेप्ट है इसमें अपने एसक्यूएल में कि वी एम टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ लेस रिडंडेंट डेटा, और लेस रिडंडेंट डेटा हम क्यों बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मतलब समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटाबेस होता है या बहुत बड़ा टेबल होता है, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, नाउ वी वांट टू फेच अ फ्यू रिकॉर्ड्स फ्रॉम दैट टेबल, राइट? तो उस टाइम पे if the data is redundant then performing operations of like fetching manipulating that kind of data is very memory consuming, is very time consuming। कस्टमर तक हमें जब भी वो रिस्पांस पहुंचाना है बहुत कम टाइम में पहुंचाना है, तो वो कम टाइम तक पहुंचाने के लिए वी फॉलो सम नॉर्मलाइजेशंस। अब वो नॉर्मलाइजेशंस भी मतलब एक टॉपिक है प्रॉपर अपने आप में कि लाइक डेटा कितने नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, तो इस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो, मैं यहाँ लिख के दे दूंगा आपको, एक एक यहाँ नीचे डाल दूंगा, जो आपको पीपीटी दे रहा हूँ मैं। तो यू कैन स्टडी मोर अबाउट नॉर्मलाइजेशन एंड व्हाट नॉर्मलाइजेशन अचीव्स टू। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब इंजीनियर्स स्पेशली हायर करने पड़ते हैं अक्सर टू हैव अ नॉर्मलाइज्ड डेटा। नॉर्मलाइज्ड डेटा में विच हैज लेस रिडंडेंट डेटा, बहुत कम डेटा की रिडंडेंसी हो हमारे टेबल के अंदर, और कम से कम कॉलम्स हो और कम से कम रोज हो। तो कोशिश वो करते हैं कि बहुत प्रिसाइज मैनर में हमारा काम निकल जाए। हाँ, सो आई अंडरस्टैंड बिट अराउंड नॉर्मलाइजेशन। थोड़ा बहुत काम रहता है हम लोग को नॉर्मलाइज, ये डेटा रिलेटेड नहीं, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट नॉर्मलाइजेशन इज लाइक यू नीड टू हैव यूनिक फॉर कंपैरिजन और डू सम बेंचमार्किंग। तो वो डेटा अगर जितना नॉर्मलाइज रहेगा तभी हम उसको करेक्ट प्रॉपर तरीके से बेंचमार्क, व्हाट वी यूजुअली रेफर हियर इज एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। अगर एप्पल को करेक्ट, आप ऑरेंज के साथ कंपेयर करोगे तो इट्स एग्जैक्टली नॉट मतलब इक्विवेलेंट। एग्जैक्टली। But question, yeah, I'll do research at my end. If there's an auto increment, अगर मैं एक कॉलम या एक कॉलम दूसरे कॉलम से डिपेंडेंट नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल फोन नंबर मुझे ऑटोमेटिकली जनरेट करना है, मैंने उसको एक लॉजिक दे दिया है कि ऐसा है 987 ये नंबर है, फिर 87 ऐसा, ये ऐसे होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन ऑटो, ऑटो इंक्रीमेंट। हाँ, ठीक या है, रेडी कुछ ऐसे ही है कि एक इसी लॉजिक इसी है वो। इसी यूज केस को पकड़ते हैं, इसी वाले यूज केस को पकड़ते हैं। लेट्स से कि वो प्राइमरी की नहीं है अपना, ठीक है, मतलब दैट दैट जो फोन नंबर वाला है दैट इज नॉट अ प्राइमरी की, तो उसमें मैं मैनुअली डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट कर सकता हूँ। करेक्ट। अब मैंने क्या किया, खुद से एक डुप्लीकेट वैल्यू डाल दी उसमें, जैसे 1 2 1 वाला था, पहली रो में 1 है, दूसरी रो में 2 है, तीसरी रो में मैंने खुद से मैनुअली एक डुप्लीकेट वैल्यू 1 डाल दी। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करेगा, एक और डुप्लीकेट वैल्यू डाल देगा। तो कैन फोन नंबर्स भी डुप्लीकेट, पहला फोन नंबर 1 है, दूसरा फोन नंबर 2 था, अब तीसरा फोन नंबर मैंने डुप्लीकेट मतलब अपनी गलती की वजह से, या ऐसा बोलो कि मैंने जानबूझ के मैंने उसमें लिख दिया है, वहां पे 1 डाल दिया, तो तीसरा भी, सो जो चौथा फोन नंबर आया वो भी डुप्लीकेट वैल्यू आ गई मेरे पास। सो वाज दैट इंटेंशनल? नो इट वाज नॉट, है ना? तो ये मतलब ये एक वन ऑफ द रीजन है जिस वजह से वी से कि ऑटो इंक्रीमेंट इज ओनली अप्लाइड टू कीज। ओके, सो ओनली ये अब यूज काउंट।
आपकी आवाज शायद मुझे कट रही है, सबको कट रही है, आई एम नॉट श्योर। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या, मतलब सब लोगों को? हाँ भाई आ रही है। प्रीतम की आवाज आ रही है क्या सब लोगों को? हाँ मुझे दोनों नहीं की आ रही है। नहीं अब नहीं आ ओके, रही है प्रीतम की आवाज, अब नहीं आ रही है। प्रीतम आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। वो फिर से कनेक्ट कर रहा है अभी। ओके, देखते ओके कूल। हाँ तो फिर ठीक है, इस पे आगे चलते हैं, है ना। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि मैं ऑटो इंक्रीमेंट मैं दूसरे कॉलम पे एक बार ऐसा लगा के देखता हूँ, तो ये क्या है, यहाँ पे कंप्लेन कर देगा। एंड लेट्स से कि क्या कंप्लेन करता है। इट सेज टेबल टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे टेस्ट अंडरस्कोर टेस्ट डाल देते हैं। हाँ, तो ये कहता है इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन, देयर कैन ओनली बी वन ऑटो कॉलम एंड इट मस्ट बी डिफाइंड एज अ की। ठीक है ना। तो वही चीज मैं बोलना चाह रहा था कि जो आपका कॉलम है दैट शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाइबल बाय अ की। तो जैसे मैं यहाँ पे यूनिक लिख देता हूँ। अभी यूनिक क्या है इसको अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं, बट जस्ट फॉर दी सेक ऑफ कन्वीनियंस या टेस्टिंग मैं यहाँ पे दोनों को यूनिक कर देता हूँ कि मेरा सैलरी भी यूनिक है और सीरियल नंबर भी यूनिक है। अब दोनों को मैं ऑटो इंक्रीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे जो प्रीतम कहना चाह रहे थे तो वो भी मतलब चीज आ जाएगी कि देयर शुड बी ओनली वन ऑटो कॉलम। ठीक है, अब दोनों ही मेरा वैसे यूनिक है डेटा यहाँ पर, बट मैं तब भी उसको ऑटो इंक्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये उसका कंस्ट्रेंट है कि जो मेरा डेटा है ये ऑटो इंक्रीमेंट सिर्फ मेरा एक कॉलम पे लगना चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर मैं ऐसे रन कर दूंगा तो इट शुड सक्सीड। ठीक है ना। इसमें और किसी को कुछ पूछना है क्या? ठीक है, तो अभी एक बार इसको कर लेते हैं कि हमने थोड़ा सा यहाँ तक देख लेते हैं कि वापस से पीछे चल के क्या क्या किया है। कोई प्राइमरी की के बारे में कोई बता सकता है मुझे? कोई भी सर वो हम मतलब अपने पैरामीटर्स में से एक वेरिएबल को प्राइमरी की ले लेते हैं ताकि हम वो मतलब यूनिकली डेटा को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे हमें अगर फर्दर कोई अपडेट्स करनी है तो प्राइमरी की के थ्रू हम मतलब उसी डेटा में अपडेट करेंगे, या नहीं तो ऐसे कन्फ्लिक्शंस हो सकती हैं और कई सारे डेटा चेंज हो जाएंगे। लेकिन प्राइमरी की रहेगा तो वो मतलब वो प्राइमरी होता है, वो यूनिक होता है, वो किसी डेटा को यूनिकली रिप्रेजेंट करता है, तो वो कन्वीनियंट होता है बाद में अगर कुछ हमें अपडेशन वगैरह करना है फिर कुछ डिलीशन करना है तो। करेक्ट। ठीक है ना। अब मैंने नीचे इसमें कुछ नो मोड लिखा है कि क्रिएट्स क्लस्टर्ड इंडेक्स बेस्ड ऑन प्राइमरी की। थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ के देखना। एंड अगर मतलब समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, बट ये क्लास के स्कोप में नहीं रखता मैं इसे अलग से रखता हूँ, वरना इसमें बहुत डिटेल में घुसना पड़ेगा कि प्राइमरी की जब भी आप किसी कॉलम को डिफाइन करते हो, इट क्रिएट्स अ क्लस्टर्ड इंडेक्स बेस्ड ऑन दैट प्राइमरी की। ठीक है ना। एंड इसके बाद वी सॉ ऑटो इंक्रीमेंट, एंड इस पे कोई कुछ बताना चाहता है? ऑटो इंक्रीमेंट वही है कि डेटा को एक से इंक्रीमेंट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने सीरियल नंबर को कहीं पे प्राइमरी की ले रखा है तो फिर वो नेक्स्ट वाले कोड में जब हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो एक पैरामीटर हमारा कम हो जाएगा, हमें सीरियल नंबर बार बार इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा और वो बाय डिफॉल्ट 1 के साथ स्टार्ट करेगा और वो इंक्रीमेंट करते जाएगा, तो वो 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है तो यूनिक भी रहेगा। मुझे तो अपने रुद्र, मुझे आपकी आवाज भी कट रही है। आई एम नॉट श्योर कि इंटरनेट। रुद्र रिपीट कर सकते हो क्या आप दोबारा से? मैं ऑडियो का हाँ, अब आ रही है। हाँ सर, वो जो ऑटो इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है कि वो हम लोग प्राइमरी कीज के साथ यूज कर सकते हैं या फिर यूनिक की के साथ यूज कर सकते हैं, और सिर्फ एक ही कॉलम जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट यूज कर सकते हो उसके में। और इसके से ये फायदा होता है कि जैसे अगर हमने ऑटो इंक्रीमेंट यूज कर लिया तो हमें मतलब हर बार वैल्यू इंसर्ट करते वक्त एक कॉलम कम इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमें बार बार वो एक पैरामीटर नहीं डालना पड़ेगा, वो खुद ही से इंक्रीमेंट होते रहेगा, तो थोड़ा बहुत टाइम भी सेव हो जाएगा और वो क्योंकि हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो अपने यूनिकनेस को भी मेंटेन रखेगा।
और ठीक है डुप्लीकेसी को मतलब रिमूव करेगा। ठीक है ना। तो और हमने ये भी देखा कि ऑटो इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होता है, एंड इफ यू वांट टू चेंज दैट कि वो 1 से, तो मैं बता देता हूँ कि लाइक यू कैन आल्सो डू दिस। मतलब जब हम ऑटो इंक्रीमेंट डिफाइन कर रहे हैं तो बस ऑटो इंक्रीमेंट इज इक्वल टू वो लिख देना, ये मतलब जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है 100, 1000, 101 जो भी नंबर आपको डालना है, तो मैं अगर कुछ ऐसा नंबर लिख दूंगा तो ऑटो इंक्रीमेंट मतलब जो मैं यहाँ डिफाइन कर रहा था ऑटो इंक्रीमेंट को, ऑटो इंक्रीमेंट इज इक्वल टू वो नंबर लिख देना जहाँ से भी आपको डिफॉल्ट स्टार्ट करना है, तो इट कैन स्टार्ट योर ऑटो इंक्रीमेंट फ्रॉम दैट डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है ना, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, मतलब उसको क्लास के स्कोप में नहीं रखते। आगे चलते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट हमने देखा कि बाय डिफॉल्ट आइटम नेम मैंने सब डाला तो मेरे पास सीरियल नंबर उसका ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होके आ गए। इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कैन ओनली बी अप्लाइड टू कॉलम डिफाइंड एज अ की, यूनिक की हो गया या फिर प्राइमरी की हो गया, एंड कैन ओनली बी अप्लाइड टू वन कॉलम इन द एंटायर टेबल। ठीक है ना। एंड इसके बाद हमारे पास एक चीज आती है यूनिक वाली। अब ये क्या करती है यूनिक? इसका भी एग्जांपल ऐसे ही कुछ, क्रिएट टेबल क्लास एनरोलमेंट नंबर दे रखा है जिसको मैंने प्राइमरी की बना दिया। और now when I said कि प्राइमरी की uniquely identifies that data and it can only be applied to a single column or a group of columns, है ना। बट अब मैं चाहता हूँ कि अब मेरे पास ईमेल एड्रेस जो है वो भी मेरे पास टेबल में यूनिक रहे, बट ईमेल एड्रेस आई डू नॉट वांट टू यूनिकली आइडेंटिफाई माय डेटा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सारा ऑपरेशन एनरोलमेंट नंबर पे हो, बट ईमेल एड्रेस समहाउ रिपीट नहीं होना चाहिए किसी का भी। तो फिर मैंने आई यूज दिस टर्म कॉल्ड यूनिक ओवर है। इसको एक बार बना के देख लेंगे, वरना अभी इसका एक छोटा सा एग्जांपल कर चुके हैं। तो ये भी क्या करेगा, इट इट कैन अलाउ यू टू हैव मल्टीपल यूनिक कॉलम्स अनलाइक प्राइमरी की। क्रिएट टेबल क्लास एनरोलमेंट नंबर नेम ईमेल, और मैंने सिर्फ ईमेल को यहाँ पे यूनिक रखा है फिलहाल। एंड मेरे पास अब जब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, तो फिर मेरे पास ईमेल इज आल्सो अ यूनिक वैल्यू, दो इट इज नॉट ये एनरोलमेंट नंबर की जैसा प्राइमरी की नहीं है, ईमेल इज आल्सो यूनिक। तो जब भी मैं डेटा उसमें कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ तो आई हैव टू कीप दैट एज यूनिक अगेन। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें। अब यूनिक के बारे में कुछ, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने कि इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यूज। अब मेरे पास इसमें जैसे 1000, 1001 है ना, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जॉन सीना, फिर उसके बाद यहाँ रोमन रेंज मैंने कुछ वैल्यूज लिख रखी हैं, एंड मैंने नीचे लिख दिया कि इंसर्ट इनटू वैल्यूज। अब मैं इसमें टेस्ट विद जॉन, मैं फिर से यही सेम डालना चाह रहा हूँ, तो मैंने ऊपर एक ईमेल एड्रेस दे रखा है। ठीक है, तो फिर ये क्या, दिस दिस शुड बी यूनिक, यहाँ पे मुझे एरर दे देगा क्योंकि पिछले कॉलम में, सॉरी पिछली स्लाइड में मैंने यहाँ बता रखा था कि दिस ईमेल एड्रेस शुड बी यूनिक, तो आई कैनॉट हैव डुप्लीकेट डेटा ओवर है। ठीक है ना। अब क्या है कि इसमें मैंने ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इट अलाउज ओनली वन वैल्यू इन द एंटायर कॉलम टू बी नल। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पूरे कॉलम में प्राइमरी की एक भी नल वैल्यू नहीं डालने देता, अनलाइक यूनिक की। यूनिक एक नल वैल्यू एट मोस्ट आपको डालने दे सकता है। ठीक है, मतलब पूरे पूरे टेबल के उस कॉलम में यू कैन हैव एट मोस्ट वन वैल्यू विच कैन बी नल व्हेन इट इज डिफाइंड एज अ यूनिक, बट इन प्राइमरी की वो उसको नल नहीं डालने देगा बिल्कुल भी। तो दिस इज अ डिफरेंस। ठीक है, एंड इट अलाउज मल्टीपल कॉलम्स टू बी यूनिक, अनलाइक प्राइमरी की। अगर आपने एक बार एक कॉलम को डिफाइन कर दिया प्राइमरी की, तो आप बाकी किसी भी कॉलम को आप प्राइमरी की डिफाइन नहीं कर सकते। यूनिक की उसको मल्टीपल कॉलम्स को यू कैन हैव यूनिक। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है कि हाँ, मतलब यहाँ तक तो जो हम मतलब अपने डेटा के साथ खेल रहे थे कि मतलब जब हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं एंड ऑल, बट लेट्स से व्हाट इफ वी वांट टू ऐड अनदर कॉलम टू द स्टूडेंट्स टेबल, है ना, या फिर व्हाट इफ वी वांट टू रिमूव वन कॉलम फ्रॉम द स्टूडेंट्स टेबल। तो दोनों ही केस में कॉलम ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है,
टेबल में से, या फिर अगर मैंने कोई कॉलम का डेटा टाइप वहाँ डिफाइन कर रखा है जैसे var या कुछ, अगर मुझे उसे एडिट करना है तो फिर मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए एक सोल्यूशन हमारे पास ऑल्टर टेबल करके। ऑल्टर टेबल क्या करता है, इस टाइप की कुछ क्वेरी होती है इसकी, बहुत सिंपल सा है, इसका प्रैक्टिकल नहीं करके देखेंगे क्योंकि ये चीजें सिंपल ही हैं। इसको यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन कि ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड फेवरेट सब्जेक्ट var। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इतना तो सिंटेक्स है कि ऑल्टर टेबल लिखना पड़ेगा मुझे, देन आई डिफाइन द टेबल नेम, और फिर मुझे क्योंकि ऐड करना है वहाँ पे एक नया कॉलम, तो फिर मैंने वो कॉलम का नाम दिया फेवरेट सब्जेक्ट, एंड उसके बाद मैंने उसका डेटा टाइप दिया और उसको जो भी कंस्ट्रेंट्स लगना है, जैसे वो यूनिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके आगे स्पेस मार के मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो alter table students add favorite subject varchar 40. What this will do is this will add another column called favorite subject into the students table with a data type of varchar which has a length of 40. ये कुछ ऐसा काम कर देगा, है ना? अब इसका एक और शायद मैंने इसमें एग्जांपल लिख रखा है कि what if you want to delete the emails column. Now to delete the emails column, what you need to do, you need to do something like this कि alter table students drop column email, है ना? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप कॉलम ईमेल, तो ये क्या करेगा, आपका ईमेल वाला कॉलम पूरा डिलीट कर देगा। ठीक है, वही सिंपल सिंपल सी चीजें, इनको करके देखना प्रैक्टिकली, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, एंड आई डोंट थिंक कि इसमें यू वुड हैव मच ऑफ अ डाउट। अब एक छोटा सा टास्क है जो लाइक यू हैव टू एक्सप्लोर ऑन योर ओन एज अ सेल्फ स्टडी काइंड ऑफ थिंग कि व्हाट इफ यू वांट टू मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप। अगर मैंने किसी कॉलम का नंबर मतलब कॉलम का डेटा टाइप फिलहाल इंट दे रखा है, एंड व्हाट इफ आई चेंज इट टू varchar, या varchar से मेरे पास इंट है, अब varchar में इफ आई हैव एंटर्ड समथिंग लाइक 1 2 3 4 ABCD और नाउ आई ट्राई टू मॉडिफाई इट टू इंट, तो कैन दिस बी पॉसिबल और नॉट? इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको एक्सप्लोर करना खुद से और देखना कि आपको क्या सोल्यूशन मिलता है, एंड वी कैन श्योरली डिस्कस दिस ऑफ क्लास या नेक्स्ट क्लास में। Kushan, I have a doubt. And what if we try to drop the primary key? हाँ, तो वो भी ट्राई करके देखना कि ड्रॉप प्राइमरी की को अगर हम करते हैं तो क्या करेगा, मोस्ट प्रोबेबली वो एरर दे देगा, है ना? बोलेगा कि इट यूनिकली आइडेंटिफाइज इट टेबल, बट उसमें ऑल्टर टेबल हम कर सकते हैं कि नहीं? ऑल्टर टेबल इफ आई ट्राई टू डू, एक्चुअली आई शायद से वो मेरे ख्याल से एरर दे देना चाहिए कि व्हेन वी से कि लाइक ऐसे ऐसी कोई क्वेरी लिखते हैं कि ऑल्टर टेबल ड्रॉप प्राइमरी की, तो प्राइमरी की हटा देगा, बट वो अगर हम कॉलम को ही डिलीट करना चाहेंगे डायरेक्टली तो आई थिंक वो फिर एरर दे सकता है। एक्चुअली क्या है कि 2-3 टाइप के डेटाबेस हैं एसक्यूएल के अंदर, एक माइस्क्यूएल है फिर ओरेकल है, एक में वो एरर देता है, आई एम नॉट श्योर कि वो माइस्क्यूएल में एरर देता है कि नहीं। मैं क्लास के बाद इस चीज को डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इफ यू ट्राई टू डिलीट अ कॉलम व्हिच इज ऑलरेडी प्राइमरी की इन माइस्क्यूएल। ठीक है, मतलब हम जब एसक्यूएल की बात कर रहे हैं ना, तो दैट्स नॉट ओनली माइस्क्यूएल। माइस्क्यूएल के अलावा उसमें बहुत सारे एसक्यूएल के टाइप्स होते हैं, जैसे एक पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया, फिर आपका ओरेकल का एसक्यूएल हो गया। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है माइस्क्यूएल में इट थ्रोज एन एरर कि दिस इज डिफाइंड एज अ प्राइमरी। एक काम करते हैं, इसको भी ट्राई करते हैं। हमें अभी तक किस वाले उसमें प्राइमरी की बनाया था डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। आई थिंक स्टाफ में एक प्राइमरी की बना रखी है हमने, राइट? इसमें एनरोलमेंट नंबर हमारे पास प्राइमरी की है, alter table drop and I have to write column, उसके बाद enrollment number था, do you really want to execute? okay, ठीक है, इसने अलाउ कर दिया उसको डिलीट करना, बट आई रिमेम्बर सम केस जहाँ पे वो प्राइमरी की को डिलीट डायरेक्टली नहीं करने देता, मतलब उस कॉलम को डिलीट नहीं करने देता,
स्टाफ को एक बार डिस्क्राइब करके देखते हैं। राइट, तो उसको भी आप फिर मतलब इसमें डायरेक्टली डिलीट कर पा रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली डिलीट क्यों नहीं कर सकते प्राइमरी की को? वो तो भाई कॉलम को आइडेंटिफाई कर रहा है ना, पूरे टेबल को आइडेंटिफाई थोड़ी ना कर रहा है प्राइमरी की। प्राइमरी की एक कॉलम को आइडेंटिफाई कर रहा है, नहीं इसको कॉन्सेप्ट को दोबारा मैं रीइटरेट करता हूँ। प्राइमरी की एक यूनिकली आइडेंटिफाइज योर एंटायर रो, ठीक है। अब व्हेन आई से अ रो, कलेक्शन ऑफ रोज मेक्स दैट टेबल। तो वो प्राइमरी की वो एक ऐसा कॉलम है दैट इज एक्चुअली यूनिकली आइडेंटिफाइंग योर एंटायर टेबल, ठीक है। इस मगर टेबल हम में प्राइमरी की को तो एक ही मतलब बार हम यूज करते हैं ना, तो हाँ, सारी रोज तो प्राइमरी की के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं हो रही ना। अगर हम रोज ऑफ मतलब कि कलेक्शन ऑफ देखो रोज देखें तो वो टेबल बन जाएगा, मगर एक हम प्राइमरी की तो बस एक रो पे लगा रहे हैं ना, कलेक्शन ऑफ रोज पे नहीं लगा रहे। प्राइमरी की हम एक रो पे लगा रहे हैं, हम कलेक्शन नहीं, प्राइमरी की हम एक कॉलम पे लगा रहे हैं। पहली चीज, हम एक रो पे नहीं लगा रहे। हाँ, एक कॉलम पे। रो के अंदर एक रो के अंदर हमारे पास कॉलम है, और वी आर ट्राइंग टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो बेस्ड ऑन दैट कॉलम। तो मतलब ये थोड़ा सा अजीब हो गया कहना कि लाइक प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टेबल। ये थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि मतलब एक टेबल को तुम कैसे मतलब आइडेंटिफाई करोगे? टेबल आइडेंटिफाई को तुम कर यूनिकली आइडेंटिफाई, यू डू इट वाया द टेबल का नाम। मतलब दो हम्म। टेबल है, दो टेबल के बीच में ये कौन सा वो है? तो इसका मतलब टेबल कैन बी आइडेंटिफाइड वाया द टेबल नेम, बट टेबल के अंदर जो रो है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट कॉलम इज स्पेसिफाइड एज अ प्राइमरी की। हम्म। दैट एक्चुअली मेक्स मच मोर सेंस, जो जो सेंटेंस हमने बोला है, ठीक है। हम्म। And, हाँ मतलब ना, रुद्र सिंह की सभी रो का अपना यूनिक की होता है। अब सभी रो मतलब ठीक है, क्या ही बोलूंगा इसमें भी मैं। If we define as a primary key, then each row has its unique key. हाँ, करेक्ट। मतलब इसमें पीछे कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका इंडेक्सिंग वाला, कि हाउ डेटा इज इंडेक्स्ड। उसमें नहीं जाना चाह रहा मैं कि वो एक बार आप जब वो क्लस्टरिंग वाला पढ़ोगे ना, अगर मतलब इफ यू ट्राई टू एक्सप्लोर दिस कॉन्सेप्ट, ये वाला दिस कॉन्सेप्ट कि डज नॉट क्लस्टर अराउंड दिस यूनिक कॉलम एंड ऑल, तो इसमें कुछ इंडेक्सिंग वाली चीजें आएंगी आपके सामने, एंड वहां से इंडेक्स वाला आपको समझ में आएगा कि लाइक इंडेक्स क्या करता है एंड ऑल। तो बट ठीक है, इतना उसमें नहीं चलते कि प्राइमरी की इंडेक्स बनाता है और फिर यूनिक की आपका इंडेक्स नहीं बनाता। यू जस्ट ट्राई टू कीप इट सिंपल। एंड कहाँ तक पहुंच गए हम? हाँ, यहाँ पे थे, है ना। एंड हाँ, इसमें माइस्क्रिप्ट में जो प्रांजल का क्वेश्चन था वाज कि कैन वी ट्राई टू डिलीट कॉलम विच इज डिफाइंड एज अ प्राइमरी की, तो भाई यहाँ तो हो गया डिलीट, ठीक है। अब नाउ एज फार एज आई रिमेम्बर, एक कोई मैंने डेटाबेस था, एसक्यूएल का वेरिएशन था which does not allow this to happen. I'm not sure कौन सा, उसको टाइम हो गया काफी करे हुए। अह, शायद से पोस्टग्रेस था, आई गेस। नॉट श्योर मतलब मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोग इस चीज से। बट हाँ, यहाँ पे माइस्क्यूएल में इट अलाउज, हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया कि माइस्क्यूएल विल अलाउ यू टू ड्रॉप अ कॉलम व्हिच इज डिफाइंड एज अ प्राइमरी की। Okay, got it, got it. ठीक है ना। मैं मुझे वो याद आएगा कि वो कौन सा एसक्यूएल वेरिएशन था। लाइक अभी हम लोग क्या माई एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ जो लोग इस चीज से शायद जिनको नहीं पता होगा, कि वी आर ट्राइंग टू रीड माई एसक्यूएल एंड देयर आर सेवरल वेरिएशंस ऑफ माई एसक्यूएल, वेरिएशंस ऑफ एसक्यूएल। पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएलाइट हो गया, ठीक है। तो और भी हैं काफी सारे, जैसे कमर्शियल के लिए शायद आरडीबीएमएस इसमें कुछ लिख रखा है, नहीं, लार्जेस्ट कमर्शियल आरडीबीएमएस ओरेकल, करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज यूज्ड एट द एंटरप्राइज लेवल, एंड पोस्टग्रेस और ये सारे आपके ओपन सोर्स हैं जो यू कैन ट्राई टू यूज इट फॉर फ्री, है ना। तो आई थिंक ओरेकल हैज सम कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट, बट किसी एक में था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, और वो कुछ यूज केस भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तो उस पर कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा मैं। बट ठीक है, यहाँ प्रैक्टिकली करके देखिए, है ना। तो और किसी को डाउट है यहाँ तक कुछ?
निशान इसमें लिखा हुआ है कि तुम कर सकते हो डिलीट, मगर यू मस्ट मेक श्योर दैट इट डजंट पार्टिसिपेट इन एनी टेबल रिलेशनशिप्स। ये टेबल रिलेशनशिप्स कैसे, हाँ क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, तो अब जैसे क्या है, अभी मैंने इसमें फॉरेन की वगैरह इन सब चीजों के कॉन्सेप्ट नहीं बताया। नाउ अभी हमने एक्चुअली रिलेशन डेटाबेस कुछ भी नहीं पढ़ा है, आरडीबीएमएस वगैरह हमने इस टाइप का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं देखा है। तो होता क्या है, जैसे हमारे पास अभी तो सिर्फ हम सिंगल एक टेबल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या हो सकता है, एक सिनेरियो ऐसा आएगा कि हमारे पास दो टेबल से हमें कुछ डेटा फेच करना है। अब लेट्स से कि एक टेबल है मेरे पास जिसमें एक कॉलम का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है या फिर कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा रिप्रेजेंट करता है वो कॉलम, वो उस टेबल के लिए यूनिक है, ठीक है। अभी इस यूनिक वैल्यू पे लेट्स से कि अ, मैंने एक टेबल बनाया स्टूडेंट्स नाम का जिसमें एनरोलमेंट नंबर था। एनरोलमेंट नंबर आई वांटेड कि क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स की मेरे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे उनका फोन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो आई वांटेड कि एक टेबल में इस वाली टेबल में जो एनरोलमेंट नंबर है दैट शुड बी प्राइमरी, कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो और वो अपने आप को रिपीट ना करे। एटलीस्ट एनरोलमेंट नंबर शुड नॉट बी रिडंडेंट, तो एक ही एंट्री होनी चाहिए फॉर वन एनरोलमेंट नंबर। बट अब मेरे पास उस स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक टेबल है जिसमें जिस टेबल का नाम है मार्क्स करके। अब मैं क्या चाहता हूँ, हर स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर जो मेरे पास स्टूडेंट्स वाली टेबल में था वहां से उठाकर आई वांट टू इंसर्ट सम मार्क्स इनटू दैट मार्क्स वाली टेबल, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ रिलेशन बनना स्टार्ट हो गया दोनों टेबल्स के बीच में। और रिलेशन में क्या होगा, इसमें रिलेशन कैसा बना कि स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट नंबर इज नाउ रिलेटेड टू द मार्क्स का एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। जो मार्क्स वाली टेबल में एनरोलमेंट नंबर आपने डाला है उसमें एनरोलमेंट नंबर कैन रेप्लिकेट, मतलब यू कैन हैव मल्टीपल रोज, एक रो, दो रो, तीन रो, और हर रो में आपके पास हर सब्जेक्ट का एक मार्क्स हो गए, है ना। जैसे एक रो में मतलब जैसे फॉर एनरोलमेंट नंबर 100 सब्जेक्ट हिंदी, मार्क्स लेट्स से समथिंग मतलब XYZ, ठीक है। अब दूसरी रो में भी एनरोलमेंट नंबर 100 सब्जेक्ट इंग्लिश, मार्क्स अब कुछ और आ गए। तो नाउ वी हैव टू डिफरेंट टेबल्स बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट नंबर। अब इसमें क्या है कि वो फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने इसमें नहीं घुसाया। फॉरेन की वाला क्या है कॉन्सेप्ट कि फॉरेन की इज लाइक इट इज अ प्राइमरी की फॉर वन टेबल, बट व्हेन इट आइडेंटिफाइज सम डेटा इन अनदर टेबल, तो दैट की इज नोन एज फॉरेन की फॉर दैट टेबल। मतलब जैसे मार्क्स वाली टेबल में एनरोलमेंट नंबर कैन बी अ फॉरेन की बिकॉज इट इज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट फॉर दिस विच इज नेटिव टू आपका स्टूडेंट वाली टेबल। तो स्टूडेंट वाली टेबल में इट इज कॉल्ड अ प्राइमरी की और उस टेबल में इट इज कॉल्ड अ फॉरेन की। तो इस टाइप के कुछ रिलेशंस बन जाते हैं हमारे। दो मैं अभी नहीं डिस्कस करना चाह रहा। जब इसको सर्वर्स इन डेप्थ देखेंगे अपना खुद का सर्वर बना के और पीछे हम कनेक्ट कर रहे होंगे, तो एक यूज केस ऐसा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा जिसमें वी कैन हैव रिलेशंस कि फॉरेन की क्या होती है एंड हाउ मेनी फॉरेन कीज कैन वी हैव, है ना। और एक टेबल कितने अलग अलग टेबल से रिलेटेड हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, मतलब जैसे इसमें हमने फॉरेन की यूज किया है, तो हम इसमें जैसे जैसे जॉइंट्स होते हैं, जैसे इसमें हम इनर जॉइंट भी यूज कर सकते हैं, तो फिर नहीं तो नहीं फॉरेन चलते। की और रजत वो नहीं चलते। काफी लोग अपने बैच में वो भी हैं जो एकदम लाइक माई स्किल फर्स्ट टाइम देखते हैं, है ना। तो अच्छा, उनको उनको कंफ्यूज नहीं करते। इसको ऑफलाइन डिस्कस कर लेंगे हम लोग चाहिए तो। बट ठीक है, ठीक है, जस्ट जस्ट फॉर द सेक लाइक पूरी क्लास को एक उस पर लेके चलना है मोमेंटम पे, तो वो उसको ब्रेक नहीं करते, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। कूल। और कोई कुछ पूछना चाहता है? लाइक क्लास में कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं है, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है ऑफ लाइक इफ यू वांट टू डिलीट द टेबल, so we also have this kind of queries where you can delete a specific row, like delete from students where name is equal to Prashant Gupta. So now this will delete only a specific row. But if we say कि we want to delete all the rows, so we will use the same command delete from students, but इसमें हम where वाला clause use नहीं करेंगे। where वाला clause हमने पिछली क्लास में देखा था और अभी भी हमने कुछ करके देखा था शायद क्लास की स्टार्टिंग में where से अपडेट वाली जब कमांड हम चला रहे थे। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इज इक्वल टू प्रशांत गुप्ता, तो ये प्रशांत गुप्ता नाम की जितनी भी रोज होंगी, जिस हर हर रो में जिसका नाम प्रशांत गुप्ता होगा वो उन सबको डिलीट कर देगा, ठीक है। और इस वाले में डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स दिस विल डिलीट ऑल दी रोज। आप टेबल में वैल्यू फिर से इंसर्ट कर सकते हो, टेबल डिलीट नहीं हुआ है बट सिर्फ टेबल की सारी रोज डिलीट हो गई, तो इट विल बी ए एम्प्टी टेबल आफ्टर डूइंग दिस।
बट ऐसे ही हमारे पास एक और चीज आएगी, ट्रंकेट स्टूडेंट्स करके। ये भी क्या करेगा, आपकी सारी की सारी एक साथ डिलीट कर देगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि व्हेन यू से डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो दिस थिंग कैन बी रोल बैक। अभी रोल बैक में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर ट्रांजैक्शन वगैरह मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बट जस्ट जस्ट रिमेंबर दैट कि जब मैं स्टूडेंट्स को डिलीट ऐसे ऐसे डिलीट कर रहा हूँ तो देन आई कैन हैव माय डेटा बैक, ठीक है। तो ये क्या थोड़ा सा स्लो क्वेरी बन जाएगी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स करने पे। दिस विल बी अ लिटिल स्लोअर, बट doing this like truncate students, so it will delete all the rows at once and this will be a little faster than जो पीछे हमने क्वेरी लिखी थी यहाँ पे delete from students. So truncate students and delete from students सेम काम करेंगे। इस वाले केस में delete from students वाले केस में you can have your data back using some mechanisms, but इस वाले टेबल में you cannot have your data back. This will delete all the rows, but table will exist in both the cases. If you try to insert some new data, you can insert. Unlike in the next case, which is drop students, which will delete all the rows and the structure of the table too. आपको पूरा टेबल ही उठा देगा। प्रीतम कुछ कहना चाह हेलो। रहे हो आप? हाँ, वो डिलीट टेबल जस्ट कोरिलेटिंग कर रहा हूँ। वो डिलीट टेबल एंड ट्रंकेट इज लाइक एक्सेल को जिनको एक्सपोजर है थोड़ा, तो इट्स व्हेन वी डिलीट, वो डिलीट होके रिसाइकल बिन में जाता है। व्हेन वी शिफ्ट डिलीट, तो वो एंटायरली सिस्टम से ही चला जाता है। तो ट्रंकेट करेंगे तो वो रोज एंटायरली, वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो पूरे निकल जाएंगे सिस्टम से ही, कोई बैकअप नहीं रहेगा। बट डिलीट करेंगे तो उसका बैकअप रहेगा, वी कैन रिट्रीव दोस। करेक्ट, डिलीट करेंगे तो हमारे पास बैकअप रहेगा, बट ट्रंकेट कर देंगे या ड्रॉप कर देंगे तो हमारे पास उसका बैकअप नहीं रहेगा, ठीक है ना। सही है, एकदम एकदम सही कॉन्सेप्ट है कि डिलीट फ्रॉम करने पे लाइक इट विल बी डिलीट एंड ट्रंकेट करने पे इट विल बी शिफ्ट डिलीट। सही सही एनालॉजी एकदम, ठीक है। इसमें और कुछ है नहीं, अब हमारे पास ड्रॉप भी था एंड नेक्स्ट क्लास में वी कैन लुक इनटू लाइक हाउ टू डू ऑपरेशंस विद एपीआई। अब अभी तक हमने सिर्फ गेट पोस्ट पे जो हमने जो पीएचपी का छोटा सा कोड लिखा था उस कोड के अंदर क्या वैल्यू है वही हम रिटर्न कर रहे थे, बट नेक्स्ट फेज like we are going one step further कि how to do operations with the API into the database. Now अब MySQL को PHP से कैसे कनेक्ट करेंगे, है ना, कि PHP से हमें अपने डेटाबेस में कुछ वैल्यूज डालनी है MySQL से। अभी तक हम सारी क्वेरीज खुद से लिख रहे थे MySQL के यहाँ पे इंटरफेस पे जाकर, बट यू कैन नॉट आस्क योर कस्टमर कि सर आपकी जो भी क्वेरी है, आपका जो भी नाम वगैरह है, आप हमें ऐसे ऐसे डाल के देते, है ना। तो कस्टमर से आप सिर्फ उसका नाम पूछते हो, आपका नाम क्या है, वो आपका नाम एक पोस्ट एपीआई पे जाएगा पोस्ट करने के लिए, एंड पोस्ट जब हो जाएगा तो वो आपके डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट कर देगा और फिर हम कस्टमर को वापस से बता देंगे सर आपकी वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसको हम कल की क्लास में करके देखेंगे, एंड ये सब कल की क्लास में नहीं होगा, ये शायद इसको 2 क्लास लगेंगी, हाउ टू डू ऑपरेशंस विद एपीआई इनटू द एसक्यूएल टेबल। interesting topic है, and by the end of this thing how to do operations with API, you will be like more familiar with how the servers work in the backend. Like अभी तक हमने देख लिया कि डेटाबेस कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर हमने पोस्ट एपीआई का एक एग्जांपल करके देखा था, गेट एपीआई का एग्जांपल करके देखा था, तो हमने ये भी देख लिया था कि सर्वर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैसे देता है, रिक्वेस्ट कैसे लेता है और रिस्पॉन्स क्या देता है वो देख लिया था। अब हम दोनों चीजों को कनेक्ट करके देखेंगे, जो हमने सर्वर बनाया था और डेटाबेस बनाया था उनको कनेक्ट करके देखेंगे सो दैट वी कैन हैव परसिस्टेंट डेटा। बाय परसिस्टेंट डेटा व्हाट आई मीन है कि हम लोग पोस्टमैन से यहाँ पे इस टाइप से हम बहुत सारी चीजें हिट करके देख रहे थे, सब लोगों ने अपना कुछ कुछ नाम वगैरह डाल के रखा था उसमें कि नेम इज इक्वल टू पैरामीटर ले रहे थे या फिर सरनेम इज इक्वल टू कुछ वो पैरामीटर ले रहे थे। तो हाउ टू हैव दैट डेटा परसिस्टेंट, कि उसको सेव कैसे करें। सब्जेक्ट में मैंने यहाँ कुछ कुछ लिख रखे हैं, मूवी इंसेप्शन वगैरह कुछ लिख रखा है मैंने, तो इन सब चीज़ों को स्टोर कैसे करें अपने डेटाबेस में, है ना। कि लाइक इफ आई रन दिस क्वेरी अगेन और लाइक रन अनदर पीएचपी दिस थिंग, एक नई एपीआई रन करता हूँ तो एक से मैं डेटा दूंगा और दूसरे से मैं डेटा लूंगा, तो वो चीज़ मैं कैसे करूँगा, जो तो दैट शुड बी परसिस्टेंट बिटवीन ईच कॉल। इतना करके देखेंगे हम।
ठीक है ना। आई होप सब लोगों को मतलब मजा आ रहा हो इसमें करने में। कुछ नई चीजें किसी को जानने को मिल रही हैं तो आई थिंक इट इज गुड, बट काफी बेसिक है एंड काफी लोग इसको कॉलेज लेवल पे कर लेते हैं, बट इसको जानना इम्पोर्टेंट है सो दैट we can have much more advanced grip over what we are going to do next. ठीक है ना। अच्छा, आई होप कि सब लोग को आइडिया क्लियर हो रहा हो कि हम किस फेज पे जा रहे हैं, है ना, एंड हाउ स्टफ वर्क्स एक्चुअली। बस ये एम है जानने का इस क्लास से कि टू सी टू लर्न हाउ स्टफ वर्क्स। वो चीज क्लियर हो रही है कि नहीं? यस सर। कूल। निखिल को क्लियर हो रही लगता है, बाकी सबको नहीं हो रही। राइट। फरीद, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया, पूरा बहुत अच्छे से explaining each and every bit of thing. So it is very clear. Thank you. कूल। अभी जब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे ना, तब मजा ही आ जाएगा। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारी चीजें करके देखेंगे यार, एंड दिस वॉट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये सब बेसिक्स है। वो करने में आपके हाथ में जब अपनी खुद की एप्लीकेशन होगी, ठीक है, और फिर उस एप्लीकेशन को हम होस्ट करेंगे अपने प्ले स्टोर पे, बहुत मजा आएगा उन सब चीजों को करने में। एंड बस तब तक बने रहो, थोड़ा सा इन बोरिंग चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि ये पीछे की मतलब बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहा है। बिकॉज जब उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आएगा हर एक चीज का, लाइक मोबाइल एप्लीकेशन है, सर्वर है, मोबाइल एप्लीकेशन सर्वर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट मार रही है, सर्वर उस डेटा को डेटाबेस में इन कुछ एसक्यूएल टाइप की कुछ क्वेरी से डेटा को स्टोर कर रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम हम अपनी एप्लीकेशन चला रहे हैं और या किसी और ऑपरेशन से हम वो डेटा को वापस से रिट्रीव कर रहे हैं, अपने मोबाइल एप्लीकेशन में वापस से दिखा रहे हैं। बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट में। अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि लेट्स से ट्विटर का एग्जांपल लेते हैं। ट्विटर पे क्या होता है, अपने पास ट्वीट करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ट्वीट करने की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक काम करते हैं, कुछ उन प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जा सकता है आज। साइज बड़ा हो गया ना इसका, दिख रहा है ना सब लोगों को लिखा हुआ? ठीक है। यस Cool. अब जैसे ट्विटर का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि ट्विटर की जो एक ट्वीट होती है, तो ट्वीट में अब ट्वीट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्वीट की कि उसकी लेंथ जो होती है वो सिर्फ 160 कैरेक्टर्स तक की होती है, ठीक है। और हर ट्वीट को करने का एक एक यूजर नेम होता है, मतलब कोई एक यूजर होता है जिसने उस ट्वीट को किया होता है, और फिर उसके बाद ट्वीट का एक डेट होती है कि जिस डेट पे वो ट्वीट आई है, एंड उस पर कितने लोगों ने लाइक किया हुआ है, कुछ इस टाइप से कुछ उसमें चीज होती है ना कि उस पर सोशल मीडिया इंटरेक्शन वगैरह कितना है, कि उस पर लाइक्स कितने हैं। दूसरा आप ले लो कि उस पर डिसलाइक्स कितने हैं, एंड इस टाइप से हम कुछ उसमें डेटा स्टोर करते हैं। नाउ अगर मेरे पास लेट्स से कि इफ आई वांट टू आइडेंटिफाई ओनली दिस, मतलब एक ट्वीट को मुझे सिर्फ इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स से आइडेंटिफाई करना है, सो इट इज नाउ रियली इजी। अभी तक जितना हमने किया है, अब मैं आई कैन एक्चुअली डिफाइन अ टेबल कॉल्ड ट्वीट्स। आई कैन से क्रिएट टेबल ट्वीट्स, और नाउ आई कैन डिफाइन कि इन चीजों का वैल्यू क्या क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आइडेंटिफाई ईच ट्वीट वाया सीरियल नंबर या फिर कुछ ट्वीट आईडी करके मैं उसको बोलना चाहूंगा। तो I'll say I'll give it a tweet ID. I know that it is going to be unique, so I will define it as a primary key. ठीक है, and I don't want to give a tweet ID manually, so I will also make sure कि वो auto increment हो, ठीक है, auto underscore increment हो। अब ट्वीट आईडी क्या है मेरी, इट कैन बी समथिंग लाइक 1 2 3 4, और इट कैन बी समथिंग लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 3 अंडरस्कोर ABC, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। बट क्योंकि मैं उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो आई वुड वांट कि वो मेरा एक इंटीजर हो, ठीक है। तो लेट्स से आई विल मेक दिस एज इंटीजर, और ब्रैकेट में मैं उसको आइडेंटिफाई कर दूंगा। लेट्स से फॉर नाउ आई हैव ओनली
ट्वीट जिसके मैक्सिमम मेरे पास 999 तक वैल्यू जा सकती है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। है ना, तो मेरे पास एक ट्वीट आईडी आ गई। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या आ सकता है, कैरेक्टर्स। तो मेरे पास ट्वीट का मैसेज आएगा यहाँ पर, और दिस विल नाउ बिकम अ varchar फॉर मी विथ लेंथ ऑफ 160। ठीक है, एंड इसमें कॉमा रहेगा यहाँ पे। मैसेज कैन बी डुप्लीकेटेड, इट कैन बी नल, इट कैन बी एनीथिंग। और फिर उसके बाद आई कैन हैव अ डेट। तो डेट का मुझे पता है कि यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प करके मेरे पास डेट का एक फील्ड होता है विच कैन ऑल्सो बी लेट्स से कि इसको नल नहीं करना, तो हम लोग इसको नॉट नल कर देते हैं, है ना। और उसके बाद आई वांट लाइक्स, एंड लाइक्स की वैल्यू ऑब्वियसली मेरे पास इंटीजर के फॉर्म में होगी। एंड उस पर लेट्स से मेरे पास मतलब डबल डिजिट्स में या कुछ चार डिजिट्स में आई कैन हैव लाइक्स फॉर अ टेबल। तो उस पर नंबर ऑफ लाइक्स कितने हो गए, तो इस टाइप से मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ लाइक्स को। एंड आई कैन हैव डिसलाइक्स ऑल्सो सिमिलरली, एंड वो भी एक इंटीजर के फॉर्मेट में। आई कैन हैव लाइक चार डिजिट्स में आई कैन हैव डिसलाइक्स। तो अब एक्चुअल में ट्विटर को जिस टाइप का यूज कर रहा होगा फीचर स्ट्रक्चर, राइट। क्योंकि अगर आप उसको स्टोर करेगा, अच्छा इसमें यूजर नेम रह गया, और यूजर नेम शुड बी यू नो varchar अगेन। और लेट्स से यूजर नेम की भी लेंथ थी कुछ 90 कैरेक्टर्स की। तो एक ट्वीट आईडी आइडेंटिफाइज दिस इंटायर ट्वीट, एक एक रो को आइडेंटिफाई करती है यूनिकली। एक यूजर एक मैसेज ट्वीट करेगा ऑन दिस डेट एंड दैट कैन हैव दिस मेनी लाइक्स एंड दिस मेनी डिसलाइक्स। So don't you think your Twitter would be using something like this, in the background? सर यूजर नेम भी है ना, क्या चीज? हाँ बताओ। यूजर नेम चाहिए ना। यूजर नेम यूनिक होना चाहिए। यूजर नेम यूनिक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं यूनिक होना चाहिए? क्योंकि एक यूजर कैन डू मल्टीपल ट्वीट्स। अगर यूजर नेम भी मैंने यूनिक रख दिया तो दो रो में सेम यूजर नेम नहीं आएंगी, है ना। यस निखिल आपका भी शायद सेम क्वेश्चन था, यस सर। है ना। तो देखो वही कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम। अब ट्विटर इतनी बड़ी कंपनी है, अप्लाइंग सच अ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड रनिंग सच अ ह्यूज बिजनेस। ठीक है, तो इसको एक्सप्लोर करते रहो खुद से भी। एंड जब एप्लीकेशन जब इन सब चीजों को करेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि लाइक थिंग्स आर रियली इजी। एंड बस वो थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, डेडिकेशन, मोटिवेशन, वही सब चीजें चाहिए होती हैं 4-5, और चीजें निकल के अपने आप आ जाती हैं, है ना। अब ऐसे ही और कोई और उसका मॉडल सोच के देखना अपने आप से, यूट्यूब के कोई वीडियो को सोच के देखना कि यूट्यूब की वीडियो पे भी लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उसमें। एंड यूट्यूब की एक वीडियो होती है जिसका वीडियो का एक प्रॉपर लिंक होता है, किस डेट पे गई है और कौन से चैनल ने उसे डाली है, या किस यूजर नेम ने उसको डाला है, उस यूजर नेम के करस्पॉन्डिंग ईमेल एड्रेस होगा। कुछ इस टाइप से हम बना के देख सकते हैं उसका भी कुछ मॉडल यूट्यूब का। एंड वो डेटा कहीं पे, सॉरी जो यूट्यूब की फाइल है, सॉरी जो वीडियो की फाइल है, उसको कहीं पे सर्वर पे एक फाइल प्रॉपर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हो रही होगी। तो वो डायरेक्टरी का जो पाथ होगा लाइक सी ड्राइव के अंदर, इस वाले फोल्डर के अंदर आके वहां पर, तो वी कैन हैव दैट एज वेल इनसाइड दिस टेबल, है ना। तो ऐसे ही बेसिक बेसिक अपना क्लियर करते चलेंगे सो दैट आगे चल के वी कैन हैव समथिंग व्हिच इज फंक्शनल एंड रियल टाइम। ठीक है ना, कोई कुछ कहना चाहता है? अगर नहीं कहना चाहता तो वी कैन ड्रॉप द क्लास। ठीक है फिर, है ना, मिलते हैं कल, मिलते हैं कल की क्लास में। कुछ ऐसी कोशिश करेंगे 6-6:30 के आसपास ही रख लें, क्योंकि हमें पीएचपी से डिस्कस करना है, तो वो थोड़ा सा शायद लंबा जा सकता है, बट कोशिश करूंगा छोटा रखने की इसको भी। ठीक है, चलते हैं फिर। ओके, बाय बाय। गुड नाइट बाय सर। बाय, थैंक यू विशाल भाई। गुड नाइट, बाय बाय, बाय। बाय बाय, बाय बाय।